हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पीसीएम बाय सुमित में। आज हम लोग फिजिक्स का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है व्यतिकरण। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? व्यतिकरण। बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ इसको जो है समझेंगे। प्रश्न आपका पूछा जाता है परीक्षा में, व्यतिकरण क्या है, इसकी आवश्यक शर्तें लिखिए। तो आज हम इसी चीज को समझेंगे, व्यतिकरण क्या है और इसकी आवश्यक शर्तें क्या है। तो चलिए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। मान लीजिए कोई तरंग है, एक ही माध्यम से अगर दो तरंगे निकले। मान लीजिए एक तरंग ऐसे निकली और दूसरी तरंग जो है एक और जो इस प्रकार से निकली। ठीक है, समझना, फिर हम व्यतिकरण पे आएंगे जो है। ये आपकी पहली तरंग है, ये आपकी दूसरी तरंग है। अगर ऊपर जाते हैं तो प्लस पार्ट होता है, नीचे आते हैं माइनस पार्ट होता है। इसमें भी ऊपर जाएंगे तो प्लस पार्ट, नीचे आएंगे तो माइनस पार्ट। अगर इन दोनों तरंगों को हम जोड़ दें, इन दोनों तरंगों को हम जोड़ दें और अगर हम केवल प्लस प्लस वाला पार्ट जोड़ें तो फिर क्या होगा? जो नई तरंग होगी उसका आयाम क्या हो जाएगा? थोड़ा सा ऊपर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि ये वाला पार्ट अगर जुड़ेगा तो फिर तरंग का आयाम क्या होगा? बढ़ जाएगा। नहीं समझ में आया तो फिर से समझिए। एक ये तरंग थी, दूसरी तरंग ये थी। दोनों तरंगों को हमने क्या किया? अगर इनके प्लस प्लस वाले पार्ट को जोड़ दिया जाए, यानी ऊपर ऊपर के पार्ट को, नीचे नीचे के पार्ट को, तो क्या होगा? जो ये आपका आयाम है, आयाम किस चीज को कहते हैं? इस ऊंचाई को कहते हैं। तो ये आयाम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर हम इस प्रकार से जोड़ दें, ऊपर बना दें, अगर हम इस प्रकार से जोड़ दें कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जोड़ दें, इस प्रकार से भी तो जोड़ सकते हैं कि जो ये वाला पार्ट है और माइनस वाला पार्ट आपस में जोड़ दें, तो प्लस और माइनस आप जानते हैं घटेगी तो क्या होगी? इनकी जो ये ऊंचाई है, जो आयाम है, वो क्या हो जाएगा? और कम हो जाएगा। बात आई समझ में? और क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। फिर से एक बार समझो। अगर इन दोनों तरंगों के ऊपरी ऊपरी भाग, नीचे नीचे के भाग को जोड़ दें तो तरंग का आयाम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर प्लस और नीचे माइनस को आपस में जोड़ें तो आयाम क्या होगा? तरंगों का कम हो जाएगा। अब इस पूरी कहानी का सारांश समझिए। व्यतिकरण क्या होता है कि यदि दो तरंगे एक ही माध्यम से निकलती हैं तो उनके योग से एक नई तरंग का जन्म होता है, एक नई तरंग उत्पन्न होती है। इस घटना को हम क्या बोलते हैं? व्यतिकरण बोलते हैं। फिर से समझिए परिभाषा, डेफिनेशन को फिर से समझिए कि जब एक ही माध्यम से दो तरंगे जो है निकलती हैं तो अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण का सिद्धांत मतलब दोनों को एक में जोड़ना। जब एक ही माध्यम से दो तरंगे निकलती हैं तो अध्यारोपण के सिद्धांत से एक नई तरंग उत्पन्न होती है। इस घटना को हम क्या बोलते हैं? व्यतिकरण बोलते हैं। अब अगर नई तरंग की जो आयाम है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए पहले की अपेक्षा, तो उस घटना को हम बोलते हैं संपोषी व्यतिकरण। उस घटना को हम क्या बोलेंगे? संपोषी व्यतिकरण। अगर किसी तरंग का आयाम बढ़ेगा तो उसकी तीव्रता भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो तीव्रता क्या होगी? हो जाएगी संपोषी व्यतिकरण में तरंग की बढ़ जाएगी। अगर आयाम कम हो जाता है तो इस घटना को हम बोलते हैं विनाशी व्यतिकरण, और इस अवस्था में तीव्रता क्या हो जाती है? पहले की अपेक्षा जो है घट जाती है। तो फिर से एक बार व्यतिकरण को समझ लेते हैं। परिभाषा आप नोट कर लीजिएगा कि जब एक ही माध्यम से दो तरंगे निकलती हैं तो अध्यारोपण के सिद्धांत से एक नई तरंग का जो है जन्म होता है। इस घटना को हम क्या बोलते हैं? व्यतिकरण बोलते हैं। यदि नई तरंग की जो तीव्रता है वो पहले की अपेक्षा बढ़ जाती है तो उसको हम संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। यदि नई तरंग की तीव्रता या आयाम पहले तरंगों की अपेक्षा कम हो जाता है तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं? विनाशी व्यतिकरण बोलते हैं।
तो उम्मीद है कि आपको व्यतिकरण समझ में आया होगा। अब व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें क्या है? पहली शर्त तो आपने पढ़ ही रखी कि माध्यम क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। पहला आपका वो क्या है, पहली शर्त क्या है, माध्यम समान होने चाहिए। दूसरा कि जो आवृत्ति है वो लगभग तरंगों की क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तीसरा आपका जो आयाम है वो क्या होना चाहिए, लगभग समान होना चाहिए। अब प्रश्न हमारे सामने ये बनता है कि दो तरंगे अलग अलग हैं, माध्यम कैसे समान हो सकता है, और एक ही माध्यम से दो तरंगे कैसे निकल सकती हैं? सोचने वाली बात है। माध्यम एक है, तरंगे दो प्रकार की हो जाए। एक ही माध्यम है, माध्यम मतलब तरंगे दो हों और उनकी आवृत्ति कैसे समान हो सकती है? तो एक वैज्ञानिक था यंग। कौन था? वैज्ञानिक का नाम क्या था? यंग। उसने एक प्रयोग किया जो कि आपकी बुक में है, यंग का द्विस्लिट प्रयोग। उसने एक बहुत बढ़िया दिमाग लगाया। और क्या दिमाग लगाया, इस चीज को जो है आप समझिए। उसने क्या किया कि एक सोडियम लैंप लिया और उसको जो है क्या किया, जलाया। सोडियम लैंप मतलब कोई एक प्रकाशिक स्रोत चाहिए, ठीक। तो उसने क्या किया, सोडियम लैंप को जलाया और उसके सामने एक फ्रेम को रख दिया और इस फ्रेम के सामने उसने क्या किया, एक पर्दा लगा दिया। अब उसने क्या किया, जो फ्रेम था उसमें उसने दो छिद्र कर दिए। एक का नाम उसने दे दिया S1, एक का नाम दे दिया S2। अब देखिए माध्यम एक ही है, लेकिन प्रकाश यहां से भी आएगा, प्रकाश यहां से भी आएगा। यानी जो तरंग यहां आ रही होगी, जो तरंग यहां आ रही होगी, दोनों तरंगे कैसी होंगी, समान होंगी। आवृत्ति भी बराबर होगी, आयाम भी बराबर होंगे, तरंगदैर्घ्य भी बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि प्रकाशिक स्रोत तो एक ही है। उसने बस इसको दो भागों में बांट दिया है दिमाग लगा के। इसको हम बोलते हैं यंग का द्विस्लिट प्रयोग। इसकी जानकारी पे अगला जो है मतलब जो अगला वीडियो आएगा वो पूरा यही होगा, यंग का द्विस्लिट प्रयोग और फ्रिंज की चौड़ाई के लिए सूत्र स्थापित करना। तो उम्मीद है कि आपको व्यतिकरण और उसकी आवश्यक शर्तें जो है समझ में आई होंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। पीडीएफ नोट्स लेने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिल से आभार।